हाँ जी बच्चों, कैसे हो आप सभी। और होप सो आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। तो भाई वो 17 डेज़ वाला जो प्लान है ना, वो आज आप करेंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में लगभग जो दिन रह गए हैं वो रह गए हैं 70। बहुत सारे बच्चों के ये है कि फॉर्म कब निकलेंगे, तो फॉर्म निकलेंगे आपके अप्रैल के लास्ट, तो आ ही चुका है अप्रैल के बिल्कुल लास्ट में या फिर मई के स्टार्टिंग में। और उसके बाद में आपका जो एग्ज़ाम होगा वो जून के लास्ट में या जुलाई के स्टार्टिंग में होगा। तो आप जुड़े रहना, मैं आपको ये भी बता दूंगी कि डॉक्यूमेंट कौन से आपको चाहिए, कितनी फीस लगेगी, ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। लेकिन आज जो मेरा मेन पर्पज़ है वो है कि 17 डेज़ प्लान, कि 17 डेज में किस टाइप से बीएससी एग्रीकल्चर के एग्ज़ाम को क्रैक किया जाए। तो ये 17 डेज का जो प्लान है उस पर आप बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो आपके सब्जेक्ट आ रहे हैं बच्चों, वो कौन से आ रहे हैं। एक तो है एग्रीकल्चर। देखिए अभी अभी मैंने जो पीछे, क्योंकि देखो 2025 में एग्ज़ाम पैटर्न बिल्कुल चेंज हो गया, उसके हिसाब से ही अपने को चलना पड़ेगा। और देखिए हम तो जो तैयारी कर रहे हैं ना भाई, वो उसी हिसाब से कर रहे हैं बढ़िया तरीके से, ठीक है। जो बच्चों को ऑनलाइन एंड ऑफलाइन वालों को करवा रहे हैं, अब आप क्या कर रहे हो वो इससे मैच कर लेना। एग्रीकल्चर की बात करें, मैथ की बात करें, साइंस की बात करें, ठीक है, और हिंदी एंड इंग्लिश की बात करें, ठीक, और उसके बाद में एसएसटी की, तो ये सारे के सारे जो सब्जेक्ट है वो आपके पेपर में इंक्लूड कर दिए गए 2025 के एग्जाम में। अब देखिएगा यहाँ पे एग्रीकल्चर की अगर आप बात करें तो एग्रीकल्चर के 15 क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में है, मैथ के 30 क्वेश्चन एग्जाम में है, और साइंस के भी 30 to 35 क्वेश्चन एग्जाम में है। हिंदी इंग्लिश की अगर आप बात करें तो 7 to 8 क्वेश्चन जो एग्जाम में बनते हैं, और एसएसटी के भी 15 to 17 एमसीक्यू जो हैं वो एग्जाम में बनते हैं। तो ये पैटर्न जो है वो आपका बिल्कुल एग्जाम में रहेगा, इसी टाइप से आपका एग्जाम आएगा। अब मेन मुद्दा ये है कि भाई एग्रीकल्चर में क्या आएगा, मैथ में क्या आएगा, साइंस में आएगा। इस पे मैं एक वीडियो आपको और भी बना के दे दूंगी बिल्कुल एक्सप्लेन वे में, कि कौन से चैप्टर किस किस टाइप से। तो अब कहने का मतलब ये है कि एग्रीकल्चर से जो 15 क्वेश्चन आए हैं वो बड़े ही आसान से क्वेश्चन है। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, अभी जो 70 दिन बचे हैं उसमें एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं हो सकती। देखिए भाई 55 सीट्स है, ठीक है। 55 सीट्स में से कुछ सीटें जो है वो ओबीसी और एससी के लिए रिजर्व्ड हैं, 10% सीट्स, कुछ ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्व्ड है। तो उनको छोड़ के आप सभी अगर ओवरऑल सीट्स देखें तो वो 55 है। और बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि ये सीट है कहाँ पर, तो मैं बता दूं कि ये जो एग्रीकल्चर कॉलेज है यूनिवर्सिटी के अंदर, कोल में, कोल कहाँ पे, कैथल में, तो यहाँ पर ये सीटें सारी की सारी हैं 55 की 55 सीट्स जो हैं, ठीक है। ये भी डाउट बच्चों का आता है, कोल पे पूछते हैं। तो देखो एग्रीकल्चर की अगर मैं बात करूं तो एग्रीकल्चर एक ऐसा पोर्शन है जो बच्चा नया पढ़ता है। तो आप इसमें अभी मैं आपको ये बताऊंगी, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स पढ़ लेना, ठीक है, क्रॉप्स। उसके बाद में फादर, ठीक है, फादर कहने का मतलब है आप पढ़ते हैं फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन, तो यहां से पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है। फर्टिलाइजर्स आप पढ़ लेना सारे के सारे, ठीक है। वैरायटीज पढ़ लेना आप, ठीक है। अगर कोई एग्रीकल्चर को लेकर मूवमेंट चला है या प्लांट्स को लेकर मूवमेंट चला है, जैसे कि विनोबा भावे से क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम एग्जाम में, और जो मैंने आपकी एग्रीकल्चर की एक क्लास ली थी एमसीक्यू की, उसमें मैंने आपको बताया था इसके बारे में, ठीक है। और जितनी क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप में जैसे कि फैमिली आती है क्रॉप्स की, ठीक है, और इनके जो डिजीज हैं, रोग हैं क्रॉप्स के, आपको वो पता होना चाहिए। आपको सीजन, कौन से सीजन में कौन सी क्रॉप होती है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो आपको पता होनी चाहिए। और अगर आपको अब भी लग रहा है कि भाई बात सेल्फ स्टडी से नहीं बन रही, तो आप अपना कोर्स जो है ना वो सिर्फ 5500 में ज्वाइन कर सकते हो। अभी मैं आपको 5599 में एक चीज़ और भी बताने लग रही हूँ कि इसमें हम आपको टेस्ट सीरीज भी देंगे। सैटरडे को तो टेस्ट होता ही है, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि 100 मार्क्स का
का अगर एग्जाम आता है तो हम 100 मार्क्स के पेपर से पहले कम से कम आपके 15 से 20 टेस्ट तो जरूर कंडक्ट करवा ले, जिसको आप टेस्ट सीरीज बोलते हो, ताकि आपकी कमियों पे काम किया जा सके। और ये जो टेस्ट है, अभी तो सिलेबस चल रहा है जैसे, तो ये मई में आपके टेस्ट भी शुरू हो जाएंगे। ये जो बच्चे अपने पहले से जुड़े हुए हैं हमारे साथ, वो देख रहे हैं, उनको भी मैं अनाउंस कर रही हूँ कि मई में आपके फुल टेस्ट जो हैं वो शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं मैथ। मैथ देखिए टर्निंग पॉइंट है। मैथ कौन सा आएगा ये बच्चे पूछ रहे हैं, तो मैथ आएगा 10th क्लास का। मैथ की अगर आप बात करें तो 10th क्लास का जो मैथ है ना आपका, वही आपसे पूछा जाएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अगर आप बिल्कुल मतलब पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी उठाइए अपनी, एनसीईआरटी में जितने भी मैथ के चैप्टर हैं उनको सॉर्ट आउट करना शुरू कीजिए शॉर्ट ट्रिक से, क्योंकि देखिए लेंदी पेपर होएगा, पेपर लेंदी है और आपके पास में 2 घंटे का अगर टाइम है तो आप ऐसा ना हो कि कहीं आपका एग्जाम जो है वो क्रैक ना हो, ठीक है, कंप्लीट ही ना हो। तो एनसीईआरटी मैथ, उसके बाद में साइंस भी सारी की सारी एनसीईआरटी से आएगी। और जब मैंने प्रोस्पेक्टस देखा है तो प्रोस्पेक्टस में स्पेशली लिख रखा है कि एनसीईआरटी या फिर एससीईआरटी की जो किताबें हैं, जो सिलेबस है, उसी के अकॉर्डिंग 10th बेस सिलेबस जो है वो इसके अंदर आएगा सारा का सारा। ठीक है, बात करते हैं हिंदी एंड इंग्लिश की। तो हिंदी एंड इंग्लिश में भाई पोइम, किसने कौन सी पोइम लिखी है, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, इंग्लिश भी यहीं से आया हुआ है। ये क्वेश्चन 7 से 8 क्वेश्चन है, एक वीडियो बना के इसमें आपको ये बता दिया जाएगा कि हिंदी एंड इंग्लिश में ये क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, क्लियर इतनी बातें। उसके बाद में बात करते हैं एसएसटी की। तो एसएसटी की मैं फिर से आपको यही बात बोलूँगी कि जो एनसीईआरटी है, क्या है बच्चों, जो आपकी एनसीईआरटी है उसी पे ही आप क्या कीजिए, फोकस कीजिए। चाहे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, चाहे आप पॉलिटी पढ़ रहे हो इसकी 10th क्लास की, चाहे आप जियो पढ़ रहे हो, चाहे इको, सारी की सारी 10th क्लास के जो चैप्टर बनते हैं वो आएंगे। अब आपके पास में सोल्यूशन यही है कि चैप्टर वाइज एनसीईआरटी पढ़िए एसएसटी के लिए भी, और हर एक चैप्टर के कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन जो है वो क्या कीजिए, आप प्रैक्टिस कीजिए। जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते हैं आपको उनको कॉपी पे लिखना शुरू कर दीजिए। अब असल बात पे आती हूँ, ये तो है हो गया अपना सिलेबस। आपने जैसे मैथ को शुरू किया, मैं आपको मैथ का तरीका बताती हूँ करने का। आपने अगर मैथ को शुरू किया तो मैथ में पहले तो मान लीजिए कि आपने फर्स्ट चैप्टर ही लगा लो आप। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर आपका जैसे कि रियल नंबर का चैप्टर है। ठीक है, कौन सा चैप्टर है 10th क्लास का, रियल नंबर का। तो रियल नंबर के जितने भी कंसेप्ट्स बनते हैं वो कंसेप्ट क्लियर कीजिए। और जो आपके पेपर में 1 मार्क के जैसे 10th में क्वेश्चन आया करते थे जिस हिसाब के, उस जैसे कि टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग टर्म का एक क्वेश्चन आता ही आता है पेपर में, उस टाइप को उसको शॉर्ट वे में किस टाइप से कर सकते हैं वो कीजिए। और अगर मैं बताऊं पेपर का लेवल, तो मैं आपको ये बोल सकती हूँ कि जो अपना 70% पेपर है ना वो बहुत इजी पेपर आता है। जैसे कि मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताऊंगी। विच ऑफ द फ्लोइंग मेटल इज फाउंड इन फ्री स्टेट इन अर्थ क्रस्ट, साइंस का क्वेश्चन है कि अर्थ क्रस्ट पे फ्री स्टेट में कौन सी पाई जाती है, जैसे कि पोटाशियम हो गया, सोडियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, गोल्ड हो गया। तो भाई बताओ कि कौन सी ऐसी है। अरे भाई देखो एल्यूमिनियम जो है ये फ्री स्टेट में ही तो मिलती है। ठीक है, उसके बाद में आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन, रेंसिडिटी इज कॉज्ड बाय रिडक्शन ऑक्सीडेशन। अब आपने पढ़ा ही होगा कि रेंसिडिटी किससे होती है। वैसे तो मेनली जो मेन पर्पज होता है वो ऑक्सीडेशन से होता है। अब इसमें बोथ ए एंड बी ऑप्शन भी दे रखा है, नन ऑफ दीज भी दे रखा है। ठीक है, उसके बाद में देखो क्वेश्चन कितना आसान है। विच पार्ट ऑफ द आई इज डोनेटेड इन आई डोनेशन, आई डोनेशन में कौन सा पार्ट होता है पता है, कॉर्निया होता है। ठीक है, उसके बाद में और भी बहुत आसान क्वेश्चन, हाउ फार द नियर पॉइंट ऑफ ए नॉर्मल ह्यूमन आई, नॉर्मल ह्यूमन आई का नियर पॉइंट आपको पता है कि 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, और फार पॉइंट पूछा जाए तो इन्फिनाइट होता है। आपसे अकोमोडेशन पावर पूछ ली जाए तो आप बताओगे 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनाइट होती है, नियर पॉइंट और फार पॉइंट से मिलकर बनती है। तो इतने आसान क्वेश्चन जब आपसे पूछे जा रहे हैं, विच सेल्स आर कॉल्ड सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी, तो सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी किसको बोलते हैं, WBC को बोलते हैं। क्यों
क्यों? क्योंकि WBC हमें डिजीज से बचाते हैं। क्यों डिजीज से क्यों बचाते हैं? क्योंकि ये हमें इम्यूनिटी देते हैं। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन जो है वो पेपर में आए हुए हैं। तो 17 डेज में आपने क्या करना है, मैं आपको एक प्लान बताती हूँ कि किस टाइप से अब आपने स्टडी करनी है। तो आपने स्टडी करनी है बच्चों, कैसे कैसे स्टडी करोगे भाई, समझते हैं आप? चलो, आपको क्या करना है, मैथ के चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉर्ट आउट करने हैं। पहले आपको सिलेबस, अगर जिसने नहीं किया वो सिलेबस कीजिए, चैप्टर वाइज क्वेश्चन, ठीक है। और सैटरडे वाले दिन जब आपने जितना भी मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, हिंदी इंग्लिश तो चलो बाद में भी कर लोगे 15 दिन जब रहते हैं, एग्रीकल्चर हो गया, साइंस हो गया, जितनी भी NCERT आपने एक दिन में की है उसका सैटरडे को आपने क्या लगाना है बच्चों, टेस्ट लगाना है। टेस्ट में आपने देखना है कि जो अब तक मैंने किया है उसमें मेरी क्या कमी रह गई, उस कमी को आपने क्या करना है, दूर। मान लीजिए कि आपको चैप्टर में प्रॉब्लम आ रही है किसी में, ठीक है, आपको इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर किया और इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में प्रॉब्लम आ रही है, तो उस चैप्टर को दोबारा कीजिए, उस पर बढ़िया तरीके से रिसर्च कीजिए ताकि आपके नेक्स्ट टेस्ट में नंबर ना कटें। तो अगर आप मई में एक शेड्यूल बनाइए, पहले तो सारे मैथ के चैप्टर लिखिए, फिजिक्स के लिखिए, केमिस्ट्री के लिखिए, बायो के लिखिए, ठीक है, एग्रीकल्चर के जितने टॉपिक हैं वो लिखिए, उनका सिलेबस 8-8, 9-9 घंटे पढ़ के आप पहले करो कवर, और सैटरडे को उसका टेस्ट लगाओ। और जून का जो टाइम बचेगा उसमें आप फुल्ली प्रैक्टिस कीजिए। अब देखो 1 मंथ में आपका सिलेबस इसीलिए कवर हो सकता है क्योंकि इसमें बायो आपने पढ़ रखी है, 10th की आएगी, फिजिक्स भी पढ़ रखी है, केमिस्ट्री भी आपने पढ़ रखी है, ठीक है। एग्रीकल्चर में आपको प्रॉब्लम आएगी, वो आप सिलेबस पीछे का पेपर देख के उसका सिलेबस का आइडिया लगाइए एग्रीकल्चर का। उसके बाद में हिंदी इंग्लिश आपने कर रखी है, और अगर आप ना भी करोगे ना तो मेरे को उम्मीद है कि वो हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे अगर आपने 10th में अच्छे से हिंदी इंग्लिश को पढ़ा है तो, ठीक है। अब रही बात किसकी, SST की, तो SST बहुत सारे बच्चे SST को इग्नोर करते हैं, NCERT नहीं पढ़ते। तो मैं इसके लिए यही बोलूँगी कि जितनी भी आपके पास में SST की NCERT है, हर चैप्टर को रीड कीजिए, जो पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट लगता है उसको मार्क कीजिए और उसको एक कॉपी पे लिखिए साइड में, और फिर उसके लगाइए आप MCQ। अगर आपने 2 महीने ऐसे प्रिपरेशन कर ली, पहले सिलेबस साथ के साथ टेस्ट, साथ के साथ कमियां निकाली, आपका पेपर क्रैक होने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर आप फिर भी आपको चाहिए कि भाई भी किसी की हेल्प मिल जाए तो बढ़िया, तो हम बैठे हैं हेल्प करने के लिए। अपने पास में ऑफलाइन बैच भी है, ठीक है। ऑफलाइन अगर किसी को लगता है भाई ये तो यूं ही बैठे हैं, आप ऑफलाइन आके देख सकते हो, ठीक है। ऑनलाइन भी बैच है, ऑनलाइन बैच का जो प्राइस है वो 5599 रुपये है। इसके अंदर आपको टेस्ट सीरीज जो हम आने वाली है वो भी प्रोवाइड करवाएंगे। तो अपना जल्दी ज्वाइन कीजिए जितना हो सकता है, क्योंकि भाई देखिए BSc एग्रीकल्चर के बाद में आपका करियर बहुत अच्छा बन सकता है। ये मैं आपको पहले वाली वीडियोस में बता चुकी हूँ कि आपका करियर कहाँ कहाँ सेट हो सकता है, सारी की सारी चीज़ें, सारे के सारे कोर्सेज। तो ओके, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट।